हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का जो डीओई ने प्रैक्टिस पेपर इशू किया हुआ ना एसएसटी का, उसी के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपकी कैसी प्रिपरेशन है इसके बेस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो पेपर का बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा, मैप भी आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जो सेक्शन एफ है ना, ये मैप के रिगार्डिंग रहेगा। 5 मार्क्स का है आपका मैप। तो 2 नंबर का हिस्ट्री का है और जियोग्राफी का बता रखा है 3 मार्क्स का। तो मैं ना इस वीडियो में आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ, आप अपना आंसर मैच कीजिए। यहाँ बोला गया, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच का रेवोल्यूशन हो रहा था तो उसमें फ्रांस का जो राजा था वो कौन था? तो लुई 16 था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जाती है, जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके राइट की बात की जाती है, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। ये फीचर भी हो गई, लेकिन इससे बोला कौन सी फीचर नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर है इसका, बी आंसर है। पता है बी आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं रूल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। नहीं, यहाँ पर ना पीपल की जो है ना, पीपल का राइट होता है, जबकि ये कह रहे हैं एक व्यक्ति का राइट होता है, तो ये गलत है। तो नोट बोला था इसने, इसलिए आंसर बी आ जाएगा। आप खुद भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा, ये कौन बात करता है? देखो, हमें ना 6 फंडामेंटल राइट मिले गए हैं, तो 6 फंडामेंटल जो राइट मिले हुए हैं, तो उसमें जो गारंटी इक्वलिटी की बात करता है तो राइट टू इक्वलिटी ही है। फिर ये कह रहा है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस। जो अपर हाउस होता है ना, उसका नाम है राज्यसभा। ठीक है, इसका आंसर तो बी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोअर हाउस होता है उसे लोकसभा कहते हैं, और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, और जो 12 जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट जो होता है अपॉइंट करते हैं। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो 545 होते हैं, और 2 जो होते हैं ना, उसमें से जो 2 मेंबर्स होते हैं वो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं, और जो 2 जने होते हैं ना, जो राष्ट्रपति चूज़ करते हैं या प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। ये कह रहा है कि कौन सी इवेंट ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया 1789 में। देखो, जो क्राउड थी ना, उन्होंने क्या करा कि बास्टिल का जो एक फोर्ट था ना, उस पर अटैक कर दिया। यहीं से शुरुआत हो गई। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट डज द टर्म फूड सिक्योरिटी मीन। ये कह रहा है फूड सिक्योरिटी का क्या मीनिंग होता है। देखो, ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में लास्ट चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। फूड सिक्योरिटी तब होगी जब ना लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी हो रिसोर्स को गेट करने की, उनके पास जो है ना परचेसिंग पावर हो, मतलब उसको खरीदने की। और तीसरा जो है वो, जहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पर फूड अवेलेबल हो। तो पहला अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी, और तीसरा जो है मनी या परचेसिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है, तो ये आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। हर वक्त हर लोगों के लिए जो खाना है उपलब्ध हो। फिर 7वां क्वेश्चन कह रहा है विच फंडामेंटल राइट एंश्योर द राइट टू प्रैक्टिस प्रीच एंड प्रोपेगेट एंड रिलीजन इन इंडिया। देखो, हमें ना 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, तो ये कह रहा है उन 6 फंडामेंटल राइट में से कौन सा ऐसा राइट है जो कहता है कि हम उपदेश दे सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए काम कर सकते हैं। तो वो कौन सा होगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, बी आंसर है इसका भी। फिर नेक्स्ट है विच बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कौन सी संस्था थी जिसने हमारे देश का संविधान बनाया? तो वो थी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसी ने हमारे देश का संविधान बनाया।
देखो आपको पता होना चाहिए जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको अबाउट 3 ईयर्स लगे हैं। और बिल्कुल अगर एग्जैक्ट डाटा है तो 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लगे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एनफोर्स कब हुआ। तो आपको एनफोर्स मतलब होता है स्टार्ट कब हुआ एक तरह से। तो 26 जनवरी 1950 में। और कब प्रिपेयर्ड हुआ था, पूरा तैयार कब हो गया था, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, और इसको बनने में कितना टाइम लगा, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। और अगर आपसे पूछे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो देखो उनको ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फादर भी कहा जाता है। अगर यूँ पूछ लेना फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन या हेड कौन है, तो आप कौन बताओगे, आप बताओगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना उसके चेयरपर्सन कौन है, मतलब हेड कौन थे। देखो अगर आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलेगा तब तो अम्बेडकर जी है, लेकिन अगर आपसे केवल हेड पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना वो है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स। देखो इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट है ना उनके पास हमेशा जो बेसिक जो फूड है ना वो अवेलेबल हो उसका इंतजाम कौन करता है, वो है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये नेक्स्ट है आर्टिकल 19 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसकी बात करता है। देखो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 14 से लेकर जो 18 तक है वो इक्वलिटी की बात करते हैं। और जो 19 की बात का है ना, तो 19 20 21 तो उसमें हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। तो इसका आंसर क्या गया, बी आ गया। आपको पता होना चाहिए हमारे 6 फंडामेंटल राइट होते हैं। तो फंडामेंटल राइट पर ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन दिए गए तो आप उन्हें अच्छे से कर लो। और एक ये भी याद रख लो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी है हमारी। जैसे हमारे देश का जो फ्लैग है उसकी हम रिस्पेक्ट करें, जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्योर करें। ठीक है, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को स्कूल जरूर सेंड करें। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि एडोल्फ हिटलर जो है वो लीडर था ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी। बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी में वो लीडर था। तो देखो उसकी पार्टी थी नाजी पार्टी, तो इसलिए इसका आंसर नाजी पार्टी आएगा। फिर नेक्स्ट ये कह रहा था मॉनसून विंड्स इन इंडिया इन्फ्लुएंस बाय विच ओशन। जो मॉनसून है ना मॉनसून विंड वो हमारे देश में किस ओशन से प्रभावित होता है, तो वो है इंडियन ओशन। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि ज्योग्राफी में जो फर्स्ट लेसन है कि जो इंडियन ओशन है उसके सेंट्रल में होने के भारत को क्या बेनिफिट है। तो आप बता सकते हो कि हमें फॉरेन में जाना हेल्पफुल होता है। ठीक है, और हम इससे क्या होता है हमारी जो एनिमीज होती हैं उससे हमारी रक्षा हो सकती है। और हम उस पर अनेक प्रकार के जो है टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बना के लिख सकते हो आप पॉइंट्स में। तो मानसून जो विंड इन इंडिया की वो किससे इफेक्ट होती है, इंडियन ओशन से। इसका आंसर भी बी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन एंड इंश्योरिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। देखो अगर आप कभी तुक्का भी लगा रहे हो तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से पढ़ के देखो, यहाँ पे इलेक्शन है, इलेक्शन की बात ही चल रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ अलग भी हो जाए लेकिन उसे थोड़ा सोच समझ के करो। फिर 14 क्वेश्चन है, ये कह रहा था रिवर गंगा जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो जो रिवर गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर आप तो यहाँ पर रिवर गंगा का जो ओरिजिनेट है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। आप याद रख लो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। अगर आपसे पूछ ले जो इंदुस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, जो मतलब उसमें आकर मिलकर उसे बड़ा कर देती है, तो आप बताओगे कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो है सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। फिर नेक्स्ट है ये कह रहा था कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड। देखो ह्यूमन कैपिटल पता कब होगी, जब उसमें स्किल होगी, नॉलेज होगी और एजुकेशन होगी, तो इसलिए इसका आंसर डी है। फिर ये कह रहा है कि मिनिमम एज क्या होती है वोटिंग की, तो वो होती है 18 ईयर्स।
फिर उसके बाद 17 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो सोशलिस्ट अपोज करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी का, बिल्कुल सही। सोशलिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है ना वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। ये कह रहा है, वो रीज़न बताते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो प्रॉपर्टी होल्डर होते हैं वो सोचते हैं कि थिंक ओनली अबाउट द पर्सनल गेन, केवल वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। तो आप देखो, रीज़न भी ठीक है और एसेशन भी ठीक है। जब रीज़न इसके लिए हो ना तो हम बोलते हैं रीज़न भी ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए। फिर ये कह रहा है कि इसे पढ़िए कि नेल्सन मंडेला जो है वो जो रॉबिन आइलैंड है उसमें जेल में गए थे, 28 साल तक रहे थे, तो ये ट्रू है। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो है वो उन्होंने अपोज किया था अपार्थाइड का। देखो दोनों सही है, उन्होंने अपार्थाइड का अपोज किया था इसलिए उनको 28 साल जेल में डाल दिया गया, तो इसका आंसर भी ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो तापी है वो एक सीजनल रिवर है। हाँ, क्योंकि ये ना पेनिनसुलर रिवर भी है, ये हर समय इसमें बारिश नहीं होती, जब बारिश होती तब ये भरती है। फिर ये कह रहे तापी जो है वो हिमालय रिवर है, नहीं, क्योंकि दो प्रकार की नदियों को बांटा गया है। दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, एक होती है हिमालय रिवर, दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर। हिमालय की जो रिवर होती है ना वो हमेशा हरी भरी रहती है, उनमें हमेशा जल में उनके पानी बना रहता है, जो झील होती है, जो वो तालाब वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। फिर तो देखिए 20 क्वेश्चन है, ये कह रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। आप बोलोगे बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो रूरल एरिया होता है ना उसमें दो प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक सीजनल होता है, दूसरा डिस्गास्ट होता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, उसका लगा होना या ना लगा होना एक ही बराबर बात है। क्या रीज़न ये है कि जो रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाई होता है रूरल एरिया में। देखो, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना वो आपको शहर में पाया जाता है, ना कि रूरल में, तो ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर सी आ गया। तो देखो इस तरीके से मैंने आपको पूरा ये एमसीक्यू को समझा दिया है। और जो पेपर के अब एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ो और इनके आसपास के क्वेश्चन पढ़ो, ताकि आपको पेपर छूट ना जाए, तो दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात आप? और इसके साथ इतना ही है वीडियो में, बाकी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो चेक कर लेना चैनल में जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।